हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 7 पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है अर्ली वर्टिब्रेट डेवलपमेंट। और इसमें हमें फिश, बर्ड्स और मैमल्स की अर्ली डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे अर्ली डेवलपमेंट ऑफ फिश। ठीक, लेकिन उससे पहले एक जो जनरल डेवलपमेंट प्रोसेस है पूरे वर्टिब्रेट्स का वो देखेंगे हम। तो जो पूरे वर्टिब्रेट्स में जो जनरल अर्ली डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो 4 स्टेप्स में पूरा होता है। फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, गैस्ट्रोलेशन और ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ये जस्ट बेसिक है, हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। मेल जब स्पर्म और oocyte जब यूज़ करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, क्लीवेज। ठीक, तो क्लीवेज में क्या होता है, वो जो सिंगल सेल्ड स्टेज जाइगोट है वो क्या होता है, एक रैपिड सेल डिवीजन कर जाता है, माइटोसिस डिवीजन होते हैं जिसकी वजह से एक हमारे पास मास ऑफ सेल बन जाता है। ठीक, एक बॉल ऑफ सेल बन जाता है। ठीक, ये क्लीवेज 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज ऐसे चलता रहता है। फिर एक स्टेज आता है जिसे हम ब्लास्टोला कहते हैं, जिसमें ट्रोफोब्लास्ट सेल होते हैं और इनर सेल मास होता है और उसमें एक फ्लूइड होता है, ब्लास्टोसील। तो ये होता है क्लीवेज वाले स्टेप में कई सारे शेप्स स्ट्रक्चर्स बनते रहते हैं। क्लीवेज के बाद ब्लास्टोला स्टेज के बाद क्या आता है, गैस्ट्रोला स्टेज आता है। गैस्ट्रोलेशन होती है। गैस्ट्रोलेशन क्या होता है, जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये जो जर्म लेयर्स हैं ये बनते हैं। गैस्ट्रोलेशन में ये होता है। ठीक, 3 लेयर जो एम्ब्रियो है वो बन जाता है और जो स्ट्रक्चर बनता है हम उसे गैस्ट्रोला कहते हैं। नेक्स्ट होता है ऑर्गेनोजेनेसिस। जर्म लेयर का निर्माण हो गया तो अब क्या होंगी, अब ऑर्गन्स बनेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, इन सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये एक जनरल जो है स्टेप्स, इस तरीके से क्या होता है वर्टिब्रेट्स में डेवलपमेंट होता है, अर्ली डेवलपमेंट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फिश का डेवलपमेंट वर्टिब्रेट्स में देखना है। तो देखिए, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ फिश को पढ़ने के लिए ना हम एक मॉडल और जो मॉडल फिश लेते हैं, ऑर्गेनिज्म लेते हैं, वो जेब्रा फिश लेते हैं। ठीक, अ, उसकी स्पीशीज डेनियो रेडियो। ठीक, इसको लिया जाता है। क्यों लेते हैं, क्योंकि एक तो ये इजी है ग्रो करने में, लैब में भी इसको ब्रीड कराया जा सकता है, रेज किया जा सकता है और ट्रांसपेरेंट एम्ब्रियो होने के कारण आसानी से इसमें देखा जा सकता है कि हाँ डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कौन से स्टेजेस आ रही हैं। ठीक, और स्पीशीज़ बहुत सारी बनती हैं इससे। तो अगर एग्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो एक दो ख़राब भी हो गया, डैमेज हो गया तो हमें परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए जेब्रा फिश को एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे लिया जाता है कि ऐसे ही फिश में डेवलपमेंट होता है। तो हम बात करते हैं कि कैसे होता है डेवलपमेंट, इसके बारे में देखिए। तो क्या होता है ना, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे हम। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, पानी में फीमेल फिश अपना एग्स रिलीज करती है और मेल फिश स्पर्म, और दोनों मीट करते हैं और क्या होता है, जाइगोट बन जाता है। ठीक, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज होता है। ठीक, यही जो नॉर्मल स्टेप है हमारे, तो ये देखेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज। तो क्लीवेज कैसे होता है अब इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं फिश डेवलपमेंट, फिश डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ठीक, अरे अच्छा, तो क्या ना क्लीवेज देखें तो क्लीवेज ये बन गया जाइगोट। अब क्या होता है ना, ये जो एग होता है ना जेब्रा फिश का या फिश का, टीलोलेसिथल टाइप का होता है एक। अगर इसको पढ़ने के लिए थोड़ा क्लीवेज के बारे में और एग्स के बारे में थोड़ा नॉलेज होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं बता रही हूँ। टीलोलेसिथल टाइप का एग होता है। टीलोलेसिथल टाइप का एग ऐसे एग को कहा जाता है जिसमें यॉक की मात्रा एक तो बहुत ही ज़्यादा होती है और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो मतलब इसको हम ड्रॉ करें तो कैसे होगा कि ये रहा यॉक, ये टीलोलेसिथल एग है, ये टीलोलेसिथल एग है। और मान लीजिए वाइट वाला हिस्सा साइटोप्लाज्म है, या फिर इसको भी कलर ही कर देते हैं। कौन से कलर में करें, इस कलर में कर देते हैं। ठीक, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म में ये कहीं रहा हमारा ये मान लीजिए रेड वाला क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक, तो ये एक तरह का टीलोलेसिथल एग होता है। तो एग का पता चल गया हमें, टीलोलेसिथल एग होता है। अब हम बात करते हैं क्लीवेज की। क्लीवेज क्या होता है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन होते रहते हैं। सेल है, कोई एग है, उसमें डिवीजन होंगे। डिवीजन क्योंकि एक यूनिसेलुलर से कई सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाना है मतलब, तो हमें क्लीवेज होता है। तो अब ये क्लीवेज जो होता है ना, ये डिपेंड करता है यॉक, एग कैसा है, यॉक कैसा है, यॉक की मात्रा कितनी है। ठीक,
अमाउंट कितना है योग का और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है योग का। तो चूँकि ये एक तरह का टीलोलेसिथल एग है और क्लीवेज का रूल होता है ये ना कि जितनी योग की मात्रा कम होगी क्लीवेज उतना ही बढ़िया होगा। मान लीजिए अगर तो ये सेल है, ये कोई सेल है, एग है, इसके अंदर योग की मात्रा बहुत ही कम है या फिर क्या है ही नहीं, तो इसमें क्लीवेज पूरी तरीके से होगा, पूरा का पूरा सेल डिवाइड करेगा, ठीक, क्योंकि इसमें योग की मात्रा, इसको हिंड्रेंस क्रिएट करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। लेकिन टीलोलेसिथल एग में चूँकि क्या है, योग की मात्रा देखिए कितनी ज़्यादा है, पूरा ये योग की मात्रा है इसमें, ठीक। तो यहाँ पे क्लीवेज सिर्फ साइटोप्लाज्म वाले हिस्से में होता है, साइटोप्लाज्म वाले हिस्से में ही क्लीवेज होगा। तो और यहाँ पे तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पूरा इक्वल डिवीज़न नहीं होगा, इसलिए ये मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, ठीक। एक पहली बात ये हुई। उसके बाद क्या होता है ना, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो जाता है इसके अंदर। कैल्शियम मतलब इसके अंदर, इस एग के अंदर कैल्शियम इंटर कर जाती है। और कैल्शियम का जब इन्फ्लक्स होता है ना, तो एक चीज़ होती है, क्या होती है कि ये जो साइटोप्लाज्म है, बैक से करते हैं, ठीक। ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये वाला हिस्सा, तो कैल्शियम के इन्फ्लक्स होने की वजह से और एक्टिन फिलामेंट्स की मौजूदगी में क्या होता है कि कैल्शियम साइटोप्लाज्म ये चला जाने लगता है, एक पोल पे जाने लगते हैं, एक हिस्से पे जाने लगते हैं इस यॉक के, इस एग के। ये समझ रहे हैं आप, ये चीज़ इधर जाने लगी और यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगी, जाके इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये एक स्फेरिकल थी पहले एग, अब पीयर शेप में नजर आने लगती है। कैसा होता है मतलब ये एक ऐसे ऐसे करके ये सब खींचते चले जाते हैं, कैल्शियम इन्फ्लक्स होने की वजह से एक हिस्से पे पहुंच जाएंगे, सारा जो साइटोप्लाज्म है एक हिस्से पे पहुंच जाएगा। तो यॉक वाला हिस्सा एक हिस्सा बन जाएगा और साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा अलग हिस्सा बन जाएगा। क्या होगा इसमें देखिए, जैसे यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि ये कोई सेल है, एग है, ठीक, ये और ये है इसका यॉक वाला हिस्सा, ये यॉक वाला हिस्सा है, इसका यॉक भरा हुआ है इसमें, ठीक। ये यॉक वाला हिस्सा है और चूंकि सारे जो साइटोप्लाज्म था, थोड़ा सा ही तो साइटोप्लाज्म था इसमें, वो क्या हो गया, वो एक हिस्से पे पहुंच गया है। मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गया, वो एक हिस्से पे ऐसे पहुंच गया, तो यहाँ पे एक हिस्से पे पहुंच गया ये, तो एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर बना लेता है। यहाँ पे इतना अच्छा नहीं बना, मैं एक सेकेंड बना रही है ऐसे। मान लीजिए पूरा एग था, ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये येलो वाला क्या है, येलो वाला यॉक भरा हुआ है, ठीक, एक हिस्से पे। और ये जो ब्लू वाला हिस्सा है ना, ये कैसा डिस्क शेप स्ट्रक्चर बना लेगा। तो इसी यही साइटोप्लाज्म है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर में ही साइटोप्लाज्म है। तो क्या होता है, डिवीजन तो भाई बस सिर्फ इसी हिस्से में होगा, इसी डिस्क शेप वाले हिस्से में होगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है फिश की। फिश में कौन सा क्लीवेज होता है, क्योंकि यॉक बहुत ज़्यादा है तो अनइक्वल क्लीवेज होता है, मतलब मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। और ये सिर्फ डिस्क शेप वाले साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो मीरोब्लास्टिक का ही एक टाइप होता है डिस्कॉइडल क्लीवेज। तो क्या अब तक हमने देखा कि फिश में कौन सा क्लीवेज होता है, मीरोब्लास्टिक डिस्कॉइडल क्लीवेज होता है, क्योंकि डिस्क शेप साइटोप्लाज्म में ही क्लीवेज होगा, इसीलिए डिस्कॉइडल है। तो अभी हमने देखा कि कौन सा टाइप है क्लीवेज का, कि मीरोब्लास्टिक और डिस्कॉइडल, ठीक है। अब देखते हैं कि क्लीवेज होता कैसे है, कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, मतलब कौन से सेल में क्या, सेल स्टेज में क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। इतनी चीज़ आई होप समझ में आई हो। क्या होता है, पहले साइटोप्लाज्म अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, योग की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, तो साइटोप्लाज्म एक छोर पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ छूट गई, जिस हिस्से पे योग होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटल पोल, और जिस हिस्से पे साइटोप्लाज्म होता है उसको एनिमल पोल कहते हैं। तो कैल्शियम इन्फ्लक्स होने की वजह से साइटोप्लाज्म एक हिस्से पे पहुंच जाता है और योग अपने एक हिस्से पे रहता है, ठीक। अब हम देखते हैं क्या होता है, क्लीवेज कैसे होता है। तो ये रहा, क्या रहा, ये रहा एग, ठीक है। और ये अभी हम बात करते हैं बस इतना कि ये रहा साइटोप्लाज्म, ठीक है, डिस्क शेप साइटोप्लाज्म। अच्छा, तो क्या होता है ना कि इसमें जब क्लीवेज होगा ना, तो अभी हम क्लीवेज इसको ऊपर से देख रहे हैं, क्लीवेज हो रहा है, इसमें डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ से देख रहे हैं। मतलब कोई बॉटल लीजिए और बॉटल को ऊपर से देखिए, ठीक, ऊपर से
जो उसका ढक्कन दिख रहा है वहाँ से देख रहे हैं। तो अभी ये एग है ना, और इसको जो ये साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है तो हम उसको ऊपर से देख रहे हैं। अभी ये वाला ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं, हम सामने से नहीं देख रहे हैं। मतलब मोबाइल जिस तरफ से आप देख रहे हैं तो हम सामने नहीं देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। इसको एक बार 3D में बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। जैसे ये एग है, ठीक, और ये थोड़ा सा और ये क्या है, साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है, डिस्कॉइडल वाला हिस्सा है। तो ये क्या है ना, ऐसे। तो अभी हम इसी हिस्से में सिर्फ क्लीवेज दिखेंगे ऊपर से, क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं। जो बॉटल का कैप है उस पे देख रहे हैं हम, तो सामने वाले ऊपर से देख रहे हैं। तो अभी कैसा क्लीवेज हो रहा है ये देख रहे हो, ठीक। तो देखिए क्या होता है, ये चीज़ समझ में कि ऊपर से देख रहे हैं। आप दिमाग में ये बॉटल का कैप रखिएगा कि वहाँ से देख रहे हैं। तो इसमें क्लीवेज होता है ना। एक बार ये भी भर दूँ क्या, ठीक, ये योक है। हाँ, ठीक। अब क्लीवेज देख रहे हैं, तो क्लीवेज कैसे होता है। तो पहला क्लीवेज देखिए ना, ये साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है ना, तो ऐसे होता है मेरिडियोनल प्लेन में, ऐसे। पहला क्लीवेज ऐसे हो गया, ठीक है। फिर दूसरा क्लीवेज कैसा होता है ना, पहला क्लीवेज हुआ तो 2 सेल बन गए, एक ये, ठीक, 2 सेल बन गए। दूसरा क्लीवेज ना ऐसे होता है, इसके राइट एंगल पे होता है, ठीक। तो 4 सेल, 1 2 3 4, 4 सेल बन गए। तो पहला क्लीवेज से 2 सेल, दूसरे क्लीवेज से 4 सेल। तीसरा क्लीवेज कैसे होता है, इस हिस्से में होगा एक क्लीवेज और इस हिस्से में होगा। तो अब टोटल कितने सेल बन गए, 8 सेल बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 सेल बन गए। एक चीज़ ये बात है इसमें कि ये जो 8 सेल बन रहे हैं ना, ये सिर्फ एक रो में बन रहे हैं। एक रो में बन रहे हैं मतलब ऐसे चीज़ ये बढ़ती जा रही है। पहले इतनी थी तो ऐसे-ऐसे हो रही है, लेकिन ना ये लेयर नहीं बन रही। एक इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, यहाँ पे नहीं जा रही ये चीज़, ठीक? तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 4 क्या देखा हमने, पहला डिवीज़न हमने ऐसे किया तो 2 सेल बनी, दूसरा डिवीज़न ऐसे किया हमने तो कौन सी सेल बनी, 4 सेल बनी, और तीसरा डिवीज़न किया तो 8 सेल बनी। चौथा डिवीज़न करने पे क्या करेंगे, चौथा डिवीज़न कैसे होगा, चौथा डिवीज़न ऐसे होगा, थोड़ा और ऐसे बना रहे हैं, ऐसे होगा और इस वाले हिस्से में भी होगा, ठीक। तो कितनी सेल बन गई, 16 सेल बन गई, ठीक। गिन लीजिए, 1 2 3, ये 1 2 3 4 और ये 4 4 16 हो गई, ठीक। तो 4 सेल के बाद 16 बन गई। अब क्या हुआ, इसको ऐसे बढ़ा लेते हैं, तो 16 सेल बन गई स्टेज। तो 16 सेल बनी है ना, तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, ये जो 4 हिस्से हैं ना, और एक चीज़, ये जो सेल बनते जा रहे हैं ना, तो ये अलग, बिल्कुल अलग-अलग नहीं हुए। मान लीजिए 16 सेल बन गया है ना, तो बिल्कुल कोई ऐसे-ऐसे नहीं है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, ये सारे सेल है ना आपस में साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के द्वारा जुड़े हुए हैं। और साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के द्वारा जुड़े होने की वजह से जो इनके अंदर साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट है, जो इनका मैटरनल है, मतलब मदर वाली से आया है, तो वही इनको डायरेक्ट करते रहते हैं, ठीक। अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में अभी ये हो रहा है, वो भी अभी हम 16 सेल स्टेज पे हैं। तो ये जो 4 सेल है ना, अब 4 सेल बिल्कुल क्या आ जाए हैं, बीच में आ जाते हैं। ये वाले जो 4 सेल हैं, किस कलर से ड्रॉ करें, ये वाले जो 4 सेल है ना, पता नहीं चल रहा है, इसी से करना पड़ेगा। चलिए समझ देखिए, इससे कर रहे हैं। ये जो 4 सेल है ना, ये वाले जो 4 सेल, ये क्या हो गए हैं, अब बीच में आ जाएंगे, बिल्कुल बीच में बिल्कुल आ जाएंगे, और चारों तरफ से इनको सेल क्या कर रही है, घेरे हुए हैं 12 सेल, 4 इधर से, 4 इधर से, 4 इधर से, 4 नीचे से, ठीक। नीचे अभी लेयर में नहीं गई है, ऐसे ही इसके मतलब चारों साइड से 4 सेल। तो ये बीच में आ जा रही है 4 सेल, इनको 4 सेंट्रल ब्लास्टोमियर कहते हैं हम, ठीक। और ये जो 12 है, इधर इधर इधर, इनको क्या कहा जाता है, मार्जिनल ब्लास्टोमियर, ठीक। चलिए, तो अभी 16 सेल स्टेज पे देखा। अब 16 सेल स्टेज के बाद फिर से डिवीज़न होगा, पाँचवा डिवीज़न, ये चौथा डिवीज़न था। पाँचवा डिवीज़न होने की वजह से कैसे होगा, ये इस प्लेन में होगा, ऐसे, ठीक, ऐसे, 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 ठीक। तो अब कितने सेल बन जाएंगे, अब हमारे पास, ये काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। वहाँ पे ब्लू वाला हिस्सा है, वहाँ पे ड्रॉ नहीं हुआ है, वहाँ पे भी हो रहा है डिवीज़न, ठीक। 8 ये और ये 4, तो 32। तो मतलब ये कि पाँचवा जो डिवीज़न है, फिफ्थ डिवीज़न के बाद
कितना सेल स्टेज हुआ है, 32 सेल स्टेज हमारे पास हो गया है। ठीक, 32 सेल स्टेज हो गया। अब हमारे पास 8 जो सेल हैं ये कहाँ गया, 1 2 3 4, 2 3 4, ये चारों, ठीक, ये चारों अब क्या बन गए हैं, बीच में आ गए हैं। इनको कौन कौन घेरे हुए है, अब ये सारे साइड्स के सेल्स इनको घेरे हुए हैं। अब इनको 8 सेंट्रल ब्लास्टोमियर कहा जाएगा। ठीक, ये 5 डिवीजन तक हुआ। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ क्योंकि अब एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन हुआ। क्या था, यहाँ पे ये सेल है, एग है, और यहाँ पे हम डिवीजन कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पहला डिवीजन हुआ, ठीक, ये दूसरा डिवीजन हुआ, ये तीसरा डिवीजन हुआ, चौथा डिवीजन हुआ, ये पांचवा डिवीजन हुआ। सॉरी, पांचवा डिवीजन कैसे हो गया, देखिए तीसरा डिवीजन हुआ। ठीक, अब चौथा डिवीजन कैसे होगा, चौथा डिवीजन ऐसे, ठीक, और पांचवा डिवीजन ऐसे 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 ऐसे। ठीक, तो फिफ्थ डिवीजन के बाद हमारे पास 32 सेल स्टेज आ जाती है। और ये जो 8 जो सेल्स हैं, ये जो 8 सेल्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये बीच में आ जाते हैं। इनको हर तरह से सेल कवर की रहती है, जिनको मार्जिनल सेल हम कहते हैं। अच्छा, अब क्या होता है ना कि यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे हमारा 32 सेल स्टेज बन गया है। अब क्या होगा कि अब सामने से देखिए इसको। अभी हमने कहा ना कि ऊपर से देखिए, आप बॉटल को कैप से देख रहे थे, अब बॉटल को कैसे देखिए, अब सामने देखिए। जैसे मोबाइल अभी देख रहे हैं आप, जिस सामने देख रहे हैं, वैसे देखिए इस एग को। तो सामने देखेंगे ना, तो अरे ये रहा एग, और ये रहा हमारा साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा। ऐसे साइटोप्लाज्म नहीं है, ड्रॉ करने के लिए बता रहे हैं, समझने के लिए। अब ना इसको देखिए, ऐसे सामने देखिए, इस हिस्से को देखिए, डिवीजन वैसे ही हो रहा है। ठीक, डिवीजन जैसे हो रहा था वैसा ही हो रहा है, डिवीजन सामने और आगे पीछे में कोई अंतर नहीं हो रहा है। लेकिन बस जो व्यू की बात करते हैं ना, अब हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें ऐसा डिवीजन दिख रहा है कि हाँ 32 सेल स्टेज बन गई है। ठीक, अब हम सामने से देख रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा नजर आता है, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नजर आता है बस। तो अब इसमें क्या होता है ना, अब हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होता है, अब ऐसे क्लीवेज होगा, ऐसे। ठीक, ये चीज़ पता है ना, ये वाली जब होती है ऐसे क्लीवेज होता है तो इसको हम मेरिडियनल या फिर वर्टिकल क्लीवेज कहते हैं। ऐसे होता है जब क्लीवेज, तो हम मतलब अलग होता है, थोड़ा सा हट के होता है, इक्विटोरियल या फिर हॉरिजॉन्टल क्लीवेज कहते हैं। तो ऐसे क्लीवेज होगा। ठीक, अब ऐसे क्लीवेज होता है ना, तो आप क्योंकि ये चीज़ 3D में होती है तो ज़्यादा अच्छी लगती, समझ में आती। क्या होता है, छठा डिवीज़न अब ये होगा। ठीक, हॉरिजॉन्टल जो क्लीवेज होता है पहली बार छठे डिवीज़न में होता है। तो इसमें क्या होता है, आप एक चीज़ इमेजिन करिएगा कि मान लीजिए हमारे पास ना ऐसा लेयर है, ठीक है, ऐसा लेयर है जिसमें सेल्स की लेयर है, और आप ना इसमें क्या कर रहे हैं, अब हॉरिजॉन्टल, अब तक आप ऐसे क्लीवेज कर रहे थे, लेकिन अब आप ऐसे क्लीवेज कर रहे हैं, ऐसे क्लीवेज कर रहे हैं। तो अब जो बीच में सेल्स थी ना, जो वो हम जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे कि 8 सेल बीच में सेंट्रल ब्लास्टोमियर है, 4 ब्लास्टोमियर सेंटर में, ये वाली, ये जो इसको रेड से मार्क किया है, रेड स्पॉट लगाए हैं, ये वाली चीज़। तो अब क्या होती है ना, ये क्या बन जाती है, अब इनको कहा जाता है डीप सेल्स। अरे रेड, डीप सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहले, अब ये हमने कहा कि ये सिर्फ पहले एक रो में थी, एक रो में चली जा रही थी, इनके नीचे कोई लेयर नहीं थी। लेकिन जैसे ही हॉरिजॉन्टल क्लीवेज हुआ, तो आप ऐसे समझिए कि कोई क्ले या मिट्टी या आटा, ठीक, हाँ, वो लीजिए और उसका सर्कल या स्क्वायर बना के, अब पहले आप वर्टिकल प्लेन में काट रहे हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल बीच में काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 लेयर बन जाएंगी अब तो अब हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होने की वजह से जो बीच में 8 सेल्स थी ना, ये जो हम उनको कह रहे थे 8 ब्लास्टोमियर है, सेंट्रल ब्लास्टोमियर, अब ये ना पहले तो सिर्फ चारों तरह से कवर्ड थी, इधर से भी एक सेकेंड, इससे ड्रॉ करूँ ऐसे, यहाँ से कवर थी, इस सेल से कवर थी, इधर से भी, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से कवर थी। लेकिन हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होने के बाद ये क्या हो गई, अब ये नीचे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरह से कवर्ड हो गई। ये जो 8 सेल थी, ये जो 8 सेल है, मतलब यहाँ पे मान लीजिए है, अब ये ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह से कवर्ड है। यहाँ से भी सेल्स है, यहाँ पे भी मार्जिनल सेल है, यहाँ पे भी, नीचे भी मार्जिनल सेल है, और ये 8 बीच में, तो इनको डीप सेल कहा जाता है क्योंकि ये बीच में है, सबसे कवर्ड है, तो डीप सेल।
इनको कहा जाता है। तो ये डीप सेल्स होती हैं, ठीक। और ये जो जो भी मार्जिनल सेल्स है ना, इनको कवर किए, या ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं एनवलप, एनवलप लेयर, ठीक। एनवलपिंग लेयर, एपिथेलियल एनवलपिंग लेयर का कहलाती हैं, क्यों, क्योंकि ये एनवलप की रहती है, ठीक। और जाइगोट का निर्माण, एम्ब्रियो का निर्माण, सॉरी, एम्ब्रियो का निर्माण ये डीप सेल्स जो है, जो बीच में सेल्स है ना, ये करती हैं। ये सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करती है, एनवलप जो लेयर होती है वो प्रोटेक्शन का काम करती है। अब क्या होता है कि ये छठा स्टेज के बाद हमारे 128 सेल्ड स्टेज हो जाती है, जब ये क्लीवेज होती है, इस प्लेन में क्लीवेज होती है, तो उसके बाद 256 होगी, फिर 520, ऐसी जब स्टेजेस चलती जाती हैं, 512 स्टेज आती है। तो जब 10th डिवीज़न हो जाता है ना, 10th डिवीज़न मतलब 10वां सेल डिवीज़न हो जाता है, डिवीज़न क्लीवेज हो जाता है, तो मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन स्टेज आती है। मतलब ब्लास्टुला स्टेज शुरू हो जाती है 128 सेल स्टेज पे। मतलब इस स्टेज पे जब जब जैसे ही ये चीज़ शुरू हुई, कौन सा डीप सेल बनी है, उसको कवर किए एनवलप लेयर बनी है, तभी 128 सेल स्टेज आया है, और तभी ब्लास्टुला स्टेज शुरू हो गई है, ठीक। और ऐसे डिवीज़न 7वां डिवीज़न होगा, 8वां होगा, 9वां होगा, 10वां डिवीज़न आएगा ना, तो मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन आता है, ठीक। तो अगर इतनी चीज़ आपको समझ में आई है, तो एक और चीज़ है अभी हम ब्लास्टुला में देखेंगे कि यहाँ पे हमने देखा कि डीप सेल बन गई है, ठीक। डीप सेल बन गई है, इन्वलप लेयर बन गई है। एक चीज़ और क्या होती है ना, यॉर्क सिंसीशियल लेयर का निर्माण होता है। कैसे होता है, ये देखिए, ये है वेजिटल पार्ट सेल का, ठीक है। और ये यहाँ पे हमने शो किया है कौन सा, ये है एनिमल पोल, और ये वेजिटल पार्ट है सेल का। तो क्या होता है ना, ये एक चीज़ जो डीप सेल बनी है और जो एनवलप लेयर बनी है, ठीक। हम कहाँ शो करें, मान लीजिए यहाँ ये वाली डीप सेल और ये सारी वाइट वाइट जो भी हैं, ये एनवलप लेयर बनी है। इन दोनों को मिला के कहा जाता है ये ब्लास्टोडर्म कहा जाता है, ठीक। ब्लास्टोडर्म कहा जाता है इन लोगों को। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्या हुआ, ये ब्लास्टोडर्म है, ये पूरा स्ट्रक्चर समझिए कि ब्लास्टोडर्म है, और ये वेजिटल पोल है ही, क्योंकि यहाँ पे यolk है। तो ये जो रीजन है ना, ये हिस्सा है जो ब्लास्टोडर्म, ये वाला हिस्सा जो यolk के पास चिपका हुआ है, ये वाला हिस्सा ना, उसके नीचे यही है ना एकदम। तो ये क्या करने लगता है ना, इसके पास न्यूक्लियाई ज़्यादा हो जाती है, डिवीज़न होता है, क्योंकि डिवीज़न हो जा रहे तो इसके पास न्यूक्लियाई बहुत ज़्यादा आ गई हैं। तो क्या होता है, ये जो वेजिटल पार्ट है ना, इस यॉर्क का ये वाला हिस्सा जो ब्लास्टोडर्म के पास है, इसके पास भी कई सारी न्यूक्लियाई आ जाती हैं, क्योंकि वो ऑक्युपाई कर लेता है यॉर्क सेल में, क्योंकि लेयर बन गई है, तो नीचे यॉर्क सेल के पास चली गई हैं, तो उसके पास भी कई सारे न्यूक्लियाई आ गए हैं। और जब एक साइटोप्लाज्म में कई सारी न्यूक्लियाई होती है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं सिंसीशियल कहा जाता है, ठीक। सिंसीटियम उस कंडीशन को कहा जाता है। और ऐसा साइटोप्लाज्म जिसके पास एक साइटोप्लाज्म है और कई सारे न्यूक्लियस है, तो उसको सिंसीशियल कहा जाता है। तो ये अब यॉर्क सिन कहाँ गया, यॉर्क सिंसीशियल लेयर का निर्माण हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, मैं एक बार फिर से ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे यहीं पे ड्रॉ कर दूँ, रुकिए। क्या होता है कि यहाँ पे डिवीज़न होने की वजह से यहाँ पे कई सारे सेल्स बन गए हैं, ठीक। यहाँ पे सॉरी कई सारे न्यूक्लियस बन गए हैं। तो ये वाला न्यूक्लियस ना, ये जो ब्लास्टोडर्म के पास ये नीचे वाले हिस्सा है जो यॉर्क, ये है यॉर्क, यहाँ से शुरू हुआ, यहीं से ब्लास्टोडर्म खत्म हो रहा है। तो ये वाली जो न्यूक्लियस है ना, ये आ जाती है इस यॉर्क के पास। और क्योंकि एक साइटोप्लाज्म में, एक यॉर्क में कई सारी न्यूक्लियस आ गई हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं सिंसीशियल लेयर, ठीक। तो ये यॉर्क सिंसीशियल लेयर का निर्माण हो जाता है। अच्छा, अब क्या होता है ना कि ये इतनी सारी चीज़ें बन गई, एनवलप लेयर बन गई। इस चीज़ को एक बार यहाँ पे भी आप देख लीजिए, ठीक। इतना हमने बात की, तो पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या हुआ। देखिए इसमें अच्छे से दिखाया गया है, ये क्या है, ये वाला यॉर्क वाला हिस्सा है, सॉरी साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है, और ये वाला यॉर्क वाला हिस्सा है, ठीक। इसमें पहला डिवीज़न हुआ है ऐसे, ठीक। यहाँ पे 4 सेल्स बन गई, फिर फर्दर डिवीज़न हो रहा है, 16 सेल स्टेज बन गई, फिर फर्दर डिवीज़न हुआ। तो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा क्या है, यॉर्क वाला हिस्सा, ये वाला यॉर्क वाला हिस्सा है। और इसको देखिए कितना, मतलब, और फिर वो जो डीप सेल्स बनी है ना 8, वो भी तो फर्दर डिवाइड करेंगी, तो एक पूरा मास बन जाता है डीप सेल्स का। तो इसके अंदर क्या है, डीप सेल्स हैं, ठीक। और ये सब इसको कवर किए हुए, आप यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से दिखाया गया है कि ये यॉर्क वाला हिस्सा है एकदम, और ये क्या हो रहा है,
सेल्स क्या कर रही हैं, जो साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा था उसमें क्लीवेज हुए जा रहा है, ठीक। और यहाँ पे भी देखिए दिखाया गया है इसको, ये चीज़ कवर्ड है, ठीक। ये वाली चीज़ पूरी कवर्ड है ऐसे, ठीक। ये यॉर्क वाला हिस्सा है, ये योक वाला हिस्सा है और ये वाला साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है। फिर इसको काट के देखा गया तो इसमें क्या दिखा, देखिए एनवलप लेयर बनी है, ये ऊपर वाली लेयर, ठीक। और डीप सेल्स लेयर बनी, इन दोनों को मिलाकर ब्लास्टोडर्म कहा जाता है। डीप सेल्स कैसे बनी हमने बात की हॉरिजॉन्टल लेयर के बाद, और उनको जो कवर की है आसपास की जितनी भी सेल्स है उनको एनवलपिंग लेयर कहा जाता है। तो ये ऊपर वाली एनवलपिंग लेयर है और ये अंदर जो है ये सब क्या है, ये सब डीप सेल्स है, ठीक है। और फिर हमने कहा कि जो डीप सेल्स जो ब्लास्टोडर्म के पास रहती हैं वेजिटल पोल, उसमें भी न्यूक्लियस आ जाता है उसके कांटेक्ट में, तो क्या यॉर्क सिंसीशियल लेयर का निर्माण हो जाता है, ठीक। यॉर्क सिंसीशियल लेयर का निर्माण। फिर यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं तो हम अभी देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे यॉर्क सिंसीशियल लेयर का निर्माण हो गया। अब क्या होता है ना, ये जो बनी है, ये कहाँ गया, एनवेलपिंग लेयर बनी है, वो क्या करने लगती हैं अब, माइग्रेट करने लगती है। वो क्या करने लगती है, एपीबॉली शो होने लगती है। एपीबॉली भी हमने देखा है कि एपीबॉली क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन में सेलुलर मूवमेंट्स होते हैं जब आउटर कवरिंग की जाती है ना सेल्स के द्वारा, मूवमेंट के द्वारा, तो उसको एपीबॉली कहते हैं, ठीक। एपिडर्मिस से याद रखेंगे, एपिडर्मिस से एपीबॉली, ठीक। तो जब आउटर लेयर का निर्माण होता है तो ये जो एनवलपिंग लेयर थी वो एपीबॉली शो करने लगती है और क्या करने लगता है, अरे यार, ये पूरा अब इसको कवर करने लगेगा, पूरा नीचे आता जा रहा है। आप इमेजिन कर पा रहे हैं, किसी बॉल के ऊपर आप पानी डालिए, ठीक, और देखिए कैसे नीचे जा रहा है। कोई चीज़ पानी तो फटाक से गिर जाएगी, कुछ ऐसा चीज़ जो धीरे धीरे गिरे तो समझिए एकदम बिल्कुल वैसे डाले जा रहे हैं। ये बॉल है, इसके ऊपर आपने कुछ डाला, ये धीरे धीरे इसको कवर किए जा रहा है, ठीक। वो प्लास्टिक वाली बॉल के ऊपर कुछ डाला आपने, कुछ मान लीजिए ऑयल डाल रहे तो धीरे धीरे गिरेगा ना ऐसे, तो वैसे ही ये क्या कर दी जाती है, एनवलपिंग लेयर इस पूरे यॉल्क को, पूरा यॉल्क हिस्से को कवर करती जाती है। तो ये जो अंदर जो ब्लास्टोडर्म के नीचे जो डीप सेल्स के नीचे वाला लेयर होता है यॉल्क सिंसीशियल लेयर, वो उसको हम इंटरनल यॉल्क सिंसीशियल लेयर कहते हैं। और फिर बाहर की तरफ भी कुछ आ जाते हैं न्यूक्लियाई, उसको हम एक्सटर्नल सिंसीशियल लेयर कहते हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक। जो बाहर की तरफ होते हैं तो एक्सटर्नल योग सिंसीशियल लेयर कहा जाता है और इस योग में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक। ये हिस्सा दिखाया गया है और ये फेट मैप दिया गया है यहाँ पे, यहाँ पे क्या दिया गया, फेट मैप है। तो अभी इसकी हम बात करें तो अभी तक हमने सिर्फ क्या देखा, क्लीवेज देखा कि क्लीवेज कैसे होता है। तो और हमारा ब्लास्टुला स्टेज भी एक तरह से कह सकते हैं कि खत्म हुआ। तो ब्लास्टुला स्टेज में ये सारी चीज़ें होती हैं। पहला डिवीज़न होता है, डिवीज़न कैसे होता है हमने देखा एकदम लाइन बाय लाइन, ठीक, कि ऐसे डिवीज़न होगा। फिर छठा डिवीज़न में हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, डीप सेल्स का निर्माण होता है। अब डीप सेल्स भी डिवाइड करती जाएगी क्योंकि डिवीज़न तो होता जाएगा ना। 10th जब डिवीज़न होता है तो मिड ब्लास्टुला स्टेज आती है, ट्रांजिशन, मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन आती है। उस टाइम फिर एनवलपिंग लेयर और अरे क्या कहते हैं इसको, यॉर्क सिंसीशियल लेयर का निर्माण होता है। इंटरनल यॉर्क सिंसीशियल लेयर, एक्सटर्नल यॉर्क सिंसीशियल लेयर, ठीक। उसके बाद क्या होता है, एपीबॉली होता है। जैसे ही मिड ट्रांजिशनल होता है, मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन, तो क्या होता है फिर उसके बाद एपीबॉली होती है। ये जो एनवलपिंग लेयर है वो क्या करती है, मूव करने लगती है। कैसे मूव करती है, आप बिल्कुल इमेजिन कर सकते हैं कि कोई प्लास्टिक की बॉल है, आप उस पर ऑयल डालिए तो जैसे नीचे नीचे जाने लगेगी तो वैसे मूव करेगी, तो पूरा कवर हो जाएगा, ठीक। और फिर एक चीज़ है ना कि ये जो एपीबॉली हो रही है ना, इसको परसेंटेज में मेजर किया जाता है। जब हम जेब्रा फिश की या फिश की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि अगर वो आधा कवर कर ले रही है अपना डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेके पूरा खच मच गया, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक आधा अगर वो योग का डिस्टेंस कवर कर रही है तो हम कहेंगे कि 50% एपिबॉली कंप्लीट हो गई है। फिर उससे भी ज़्यादा, तो उससे ज़्यादा पूरा, अगर पूरा हिस्सा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी, उसको कवर कर लेंगी पूरे सेल्स को एनवलपिंग लेयर, तो हम कहेंगे 100% हो गया एपिबॉली, ठीक। तो जब 50% एपिबॉली हो जाती है ना, वो अप्रॉक्स 5.5 घंटे में हो जाती है, तो अब क्या होता है ना, ये जो मार्जिन्स है ब्लास्टोडर्म की, वो इन्वोल्यूट करना शुरू कर देती है। मतलब ये भाई, ये सेल था
और यहाँ पे एपिबॉली को एक हम दूसरे सेल से शो कर रहे हैं कुछ, ठीक। मान लीजिए ये एपिबॉली हो रही है, यहाँ पे जो एनवलपिंग लेयर है इसको कवर करे, लेकिन पूरा नहीं कवर किया अभी। मान लीजिए यहाँ तक कवर किया इसने ना, यहाँ तक कवर किया है, और यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म है ही। चलिए ऐसे शुरू करें, साइटोप्लाज्म है यहाँ पे, ठीक, और ये यॉर्क वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो इसमें क्या हुई थी, और ये एपिबॉली यहाँ पे है, ठीक है। तो अब ये जो सेल्स है ना इसकी, ये ब्लास्टोडर्म किसे कह रहे हैं, एपिबॉली और इनर डीप सेल को भी, दोनों को मिलाकर ब्लास्टोडर्म कहा जाता है। ये भी इन्वोल्यूट करना शुरू, इन्वोल्यूशन का मतलब हमने देखा था ना, जब कोई सेल्स कोई लेयर हो जाती है फिर ऐसे घूमना शुरू कर देती है, अंदर की तरफ घुस जाती है, तो इन्वोल्यूशन कहते हैं। तो जब 50% एपिबॉली हो जाती है तो ये जो मार्जिन है ना, मार्जिन्स है इसकी, ये भी अंदर की तरफ, इसको सर्कुलर में दिखाएं हम अगर ऐसे, ठीक। ये वाला भी साइटोप्लाज्म में समझने के लिए किया हमने, ठीक। तो ये क्या करेंगी, ऐसे अंदर की तरफ जाने लगेंगी, ऐसे अंदर की तरफ जाने लगेंगी, ठीक। तो क्या होता है, इन्वोल्यूट करना शुरू कर जाती हैं। और ये इन्वोलोपिंग लेयर, ये वाला ये येलो वाला जो हिस्सा था, ठीक, और यॉर्क सिंसिशियल लेयर के बीच में क्या हो जाती है, डीप सेल्स। अब यहाँ पे सब डीप सेल्स भरी, यहाँ पे डीप सेल्स भरी पड़ी हैं सब, ठीक। ये यही जो सेल्स होती हैं वही प्रॉपर एम्ब्रियो को जन्म देती हैं, जो डीप सेल्स होती हैं, ठीक। तो अब क्या है ना, ये जो फेट है ब्लास्टोडर्म का, ये अभी इस स्टेज पे डिसाइडेड नहीं होता है कि कौन सा सेल बनेगा, कौन सा ऑर्गन बनेगा। वो गैस्ट्रुलेशन से थोड़ा पहले ही शुरू हो जाती है। मतलब अब हम गैस्ट्रुलेशन स्टेज के बारे में देखेंगे, अब तक हमने ब्लास्टोफाइज स्टेज के बारे में देखा, अब तक जो भी चीज़ें हुई। तो गैस्ट्रुलेशन स्टेज में क्या होता है ये देखते हैं। तो इसको हम देखिए, यहाँ पे क्लीवेज के बारे में है। तो क्लीवेज में तो जो भी चीज़ें हमने देखा वही है, पढ़ने में तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं इसको। देखिए कि इंक्रीज्ड क्लीवेज अकर्स ओनली इन द ब्लास्टोडिस्ट में होता है। हमने बात की, थीन रीज़न होता है कि यॉर्क फ्री साइटोप्लाज्म का, मतलब जहाँ पे यॉर्क नहीं होता है, और एनिमल कैप में होता है। और सेल डिवीज़न डू नॉट कम्प्लीटली डिवाइड द सेल, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करते हैं। तो कौन सा होता है, मीरोप्लास्टिक होता है, और डिस्कॉइडल होता है, क्योंकि डिश शेप में होता है, किसमें, एम्ब्रियो साइटोप्लाज्म ऑफ द ब्लास्टोडिस्ट में होता है, तो ठीक। यहीं पे सारी बात है। तो जो भी हमने इसके बारे में बात की ना अभी, वास्कुलर के बारे में सब वही चीज़ लिखा है, ठीक। आप इसको पढ़ लीजिएगा। हम अभी बात करेंगे उसकी गैस्ट्रुलेशन की, ठीक। तो अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे भी मैंने क्लीवेज के बारे में लिखा है, ब्लास्टोलाइसिस के बारे में लिखा है, ठीक। तो आप ये वाला नोट्स या फिर ये वाला कोई भी आप लिख सकते हैं। ये वाला ना ज़्यादा डिटेल में लिखा है, एक एक पॉइंट, और ये वाला थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा गया है, ठीक। तो आपको जो सही लगे वो आप लिख लीजिए। अभी हम गैस्ट्रुलेशन की बात करते हैं कि गैस्ट्रुलेशन में क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए, तो the first cell movement of apibully, first cell movement of fish gastrulation is the apibully of the blastoderm cells over the yolk। तो गैस्ट्रुलेशन की शुरुआत ना वहीं हो जाती है, जब हमने कहा ना कि जो एनवलपिंग लेयर है वो जब नीचे आने लगती है, मूवमेंट करने लगती है, तो उसी टाइम गैस्ट्रुलेशन की शुरुआत हो जाती है। पहला सेल मूवमेंट जब होता है तभी। इन द इनिशियल फेज, शुरुआती में क्या होता है, द डीप ब्लास्टोडर्म सेल्स मूव आउटवर्डली टू इंटरकलेक्ट विद द मोर सुपरफिशियल सेल्स। शुरुआत में क्या होता है कि जो ब्लास्टोडर्म सेल्स होती है, जो डीप सेल्स है, वो क्या करने लगती है, वो भी जो ऊपर सुपरफिशियल सेल, मतलब ये ऊपर वाली शेल इन्वोल्यूटिंग लेयर है, ये मान लीजिए ये इन्वोल्यूटिंग लेयर थी, और ये वाली डीप सेल्स है। तो शुरुआत में क्या होता है, ये भी आउटवर्ड बाहर की तरफ मूव करने लगती है ऐसे, ताकि इस सुपरफिशियल लेयर के साथ ये भी मिल सके, इंटरकैलेट कर सके। लेकिन बाद में क्या होता है, लेटर दीज सेल्स मूव ओवर द सरफेस ऑफ द yolk टू एनवलप इट डेवलपली। बाद में ये दोनों सेल्स एनवलप उस yolk को पूरी तरह तरीके से कवर कर लेती हैं। When this is done, the EVL मतलब enveloping layer and deep cells spring back to the top of the yolk, with the yolk syncytial continues its expansion around the yolk cell।
क्या करती रहती है, एनवलपिंग लेयर अपना माइग्रेशन करती रहती है और डीप सेल्स भी माइग्रेट करती रहती है। इसके साथ साथ जो योग सिंथेशियल लेयर है ना, वो भी अपना एक्सपेंशन करने लगती है। पहले तो मतलब ये साइटोप्लाज्म था, ये सेल था, यहाँ पे था सिंथेशियल लेयर, लेकिन ये बाद में खुद एक्सपेंड करती रहती है और एक्सटर्नल सिंथेशियल लेयर का भी निर्माण करती रहती है। ठीक है। During migration, one side of the blastodome becomes noticeably thick than the other. माइग्रेशन के दौरान जब ये माइग्रेट करती रहती हैं ब्लास्टोडर्म में, जो एनवलपिंग लेयर और वो है डीप सेल है, तो एक जो साइड है ना इसका ब्लास्टोडर्म का, वो थिक हो जाता है। और ये जब थिक होता है ना, तो सेल लेवलिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में के बाद ये पता चला है कि ये जो थिक हुई है साइड, वो फ्यूचर में डोर्सल सरफेस का निर्माण करती हैं। जैसे ऐसे शो करें हम यहाँ पे कि ये मान लीजिए डॉग, ये मान लीजिए वो था सेल, तो क्या कर रहे हैं हम, और ये वाला जो है ये योग भरा पड़ा है, यहाँ पे अब घूम रही हैं सेल्स है जो भी, ठीक। ये सिंसेशियल है, ये तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक। इसमें सिंसेशियल लेयर है और सारे सेल भी क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जो भी सेल्स है मूवमेंट कर रहे हैं। तो इस दौरान क्या होता है ना, एक जगह बहुत ही ठीक होने लगता है, ठीक, ठीक होने लगता है सेल मूवमेंट के दौरान। तो एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला है कि ये ना अब डॉर्सल, फ्यूचर में डॉर्सल साइड बनाएगा इस एम्ब्रियो का, ठीक, इस ऑर्गेनिज्म का। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, फ्यूचर डॉर्सल साइड ऑफ एम्ब्रियो बनाता है। After the blastodome cells have covered about half of the zebrafish yolk cell, a thickening occurs throughout the margin of the epibolizing blastodome. This thickening is called germination. क्या होता है, जब 50% तक जब हमने कहा एपिबोली को मेज़र किया जाता है, तो जब 50% मेज़र कर लेता है, मान लीजिए यहाँ तक ये पहुँच गया है, एपिबोली हो चुकी है यहाँ तक, ठीक है। तो तब क्या होता है, जो ब्लास्टोडर्म सेल्स हैं, ये मान लीजिए ब्लास्टोडर्म सेल्स हैं, तो ये क्या करती हैं, ये एक थीकनी शुरू हो जाती है मार्जिन पे, यहाँ पे, ठीक। एक तो ये इन्वोल्यूट करना शुरू कर देती है, एक लेयर अंदर की तरफ जाना शुरू कर देती है, और एक यहाँ पे थीकनिंग बन जाती है, और जस्ट यहाँ पे क्या बन जाता है, एक जर्म रिंग बन जाती है, चारों तरफ होगा, उधर भी होगा। और इस जर्म रिंग में क्या होता है ना, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट दो सेल होते हैं। इसको डायग्राम में अच्छे से दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए। जिससे क्या होता है, यहाँ पे पहली बात तो ये एनिमल पोल था और ये वेजिटल पोल पहला है। यहाँ पे एनवलपिंग लेयर है, ये एनवलपिंग लेयर है, और ये डीप लेयर है, और ये सिंसेशियल लेयर है, ठीक। तो क्या हो रहा है, ये सब माइग्रेट कर रहे हैं धीरे धीरे, ये देखिए यहाँ तक ये माइग्रेट कर चुका है, अब ये धीरे धीरे और माइग्रेट करता जाएगा। यहाँ पे देखिए इसने यहाँ तक माइग्रेट कर लिया है। तो जैसे जैसे ये माइग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हाइपोब्लास्ट सेल का निर्माण हो गया है, और ये एपीब्लास्ट सेल, ये ऊपर वाली एपीब्लास्ट सेल बन गई है अब, क्योंकि ये ऐसे इन्वोलेट कर रहा है, देख रहे हैं ये वाला हिस्सा ऐसे। तो ऊपर वाली एपीब्लास्ट सेल बन गई है और नीचे वाली हाइपोब्लास्ट सेल बन गई है, और यहाँ पे एक मास ऑफ सेल बन जाता है जस्ट इन ब्लास्टोडर्म, मतलब एनवलपिंग लेयर और डीप सेल लेयर के, डीप सेल के यहाँ पे मार्जिन पे, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक शील्ड बन जाता है, ठीक। यहाँ पे शील्ड की बात कही गई है, और कहा था हमने कि एक थिकनिंग बन जाती है जब मूवमेंट होता है, तो वो डॉर्सल सरफेस बनाता है। यहाँ पे इसी चीज़ को, इतने हिस्से को जूम करके दिखाया गया है कि देखिए सेल इनक्रेस, सेल मूवमेंट हो रही है, तो हाइपोब्लास्ट ये लेयर बन गई है, ये ऊपर वाली एनवलप लेयर है, ये एपीब्लास्ट है, और ये योग सिंसेशियल लेयर, योग ग्रेन्यूल्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो एपीब्लास्ट बनती है, तो एपीब्लास्ट फ्यूचर में न्यूरल सेल्स का और एपिडर्मिस का, एक्टोडर्म का निर्माण करेगी, और ये जो हाइपोब्लास्ट बने हैं वो मीजेंडर्म, वो मीजोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण करते हैं। और इन, क्योंकि ये दोनों सेल का निर्माण करते हैं, तो एक टर्म दिया जाता है मिजेंडोड्रम, ठीक, मिजेंड्रोड्रम टर्म दिया जाता है, एंडोडर्म, ठीक, टर्म दिया जाता है इनके लिए, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है वो सब मेसोडोडर्म जो बना है पैराएक्सियल सोमाइट्स का और नोटोकॉर्ड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए कि once formed the cells of both the epiblast and hypoblast intercalate on the future dorsal side of the embryo to form a localized thickening the embryonic shield.
अब एक चीज़ यहाँ पे लिखिए कि तो जो बेसिक प्लान बॉडी प्लान होता है वो 14 घंटे है, मतलब फर्टिलाइजेशन के 14 घंटे बाद विजिबल होने लगता है कि क्या बनने वाला है। और जो एक्सिस होती है वो 24 घंटे बाद, मतलब एक दिन बाद बनने लगती है। हैचिंग 48 घंटों के बाद होता है, और जो जो भी ऑर्गेनिज्म था वो 5 दिनों के बाद अपनी फीडिंग शुरू कर देता है। ठीक, मतलब 5 दिन तो खाता पीता नहीं है, सारा नरिशमेंट उसको यॉक से ही मिलता होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अब तक क्या हुआ पूरा गैस्ट्रोडेशन इस स्टेज का अगर हम वो करें कंट्री, सॉरी, तो क्या क्या बना, ये जो हिस्सा जो थीकनिंग हो गया था ये यहाँ तक पहुँच गया है। ठीक, और इसने क्या बनाया है, यहाँ पे एनिमल पोल है, ये वेजिटल पोल है। तो ये वाला हिस्सा हेड रीजन बनेगा, ये सोमाइट बनेंगे, सेगमेंटेशन होगी इसमें। फिर ये ट्रंक रीजन बनेगा, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये एंटीरियर पोस्टीरियर, यहाँ पे टेल बड बन चुकी है। फिर ये एनवलप लेयर ऊपर वाली है ही। ठीक, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं गैस्ट्रुलेशन में।